आज का हमारा चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में हमारा ये हिस्ट्री का अगला चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा हम सीखेंगे ना कि कैसे दुनिया ग्लोबलाइज हुई। आज जिस तरह से आप देख सकते हैं, तो आज आपको क्या देखने को मिलता है कि ये पूरी अर्थ जो आप प्लैनेट्स देख रहे हैं, इस पे जितनी भी कंट्री है ना, सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा है। चाहे ट्रेड के माध्यम से जुड़ा हो या ट्रैवलिंग के माध्यम से जुड़ा हो, या आप कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट की वजह से जुड़ा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आप हर एक कंट्री एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक है। तो जो एक कंट्री एक दूसरे से लिंक है ना, तो ये दुनिया जो है कैसे लिंक है आज, तो पास्ट में भी कैसे हुआ और पास्ट में भी लिंक थे तो कैसे हुआ और किस तरह से आज होते होते यहाँ तक आ गए, इसी चीज़ को हम लोग को इसमें सीखना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, सर व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, कि आज पूरी दुनिया को अगर हम जो देख रहे हैं ना, कि आज पूरे वर्ल्ड को अगर देखा जाए तो जितना भी है, अमेरिका हो, ठीक है, अफ्रीका हो, या ये एशिया और यूरोप हो, या ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक है, सभी कंट्री एक दूसरे से अगर देखा जाए ना, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड के माध्यम से कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ चुकी है। और जुड़ने के वजह से ये सब के सब क्या हो गए, ग्लोबलाइज्ड हो गए हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आज हम लोग जो है इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जिस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में, अर्थात वैश्वीकरण जो दुनिया हो गई है, इसमें अपनी लाइफ हम जी रहे हैं। तो ये कैसे हुआ, तो हम लोगों को ना ये पास्ट में भी ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन दिखाई दिया। उस समय भी पास्ट में भी लोग जो है एक दूसरे से लिंक थे। अब थोड़ा खुद से सोचिए कि सर आज तो मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है, आज बहुत सारी शिप्स आती जाती हैं, एरोप्लेन्स आती जाती हैं, तो हम लोग आना जाना ट्रेडिंग कर रहे हैं शिप्स के माध्यम से, एरोप्लेन से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई अपना आइडिया शेयर कर रहा है। तो सर ये जो आना जाना लग रहा है, लेकिन उस समय कैसे लोग कर रहे थे, इतनी साधन तो उतना उपलब्ध नहीं था, फिर उस समय कैसे लोग अवेलेबल थे। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग को सीखना है। लेकिन इससे पहले सीखेंगे सर व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है, देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज एन इकोनॉमिक सिस्टम एसोसिएटेड विद द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, टेक्नोलॉजी, आइडिया एंड पीपल अक्रॉस द ग्लोब। मतलब पूरे दुनिया में अगर देखा जाए, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें आप कह सकते हैं फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब एक जगह से दूसरे जगह गुड्स का मूवमेंट होना, आइडिया का एक जगह से दूसरा जगह मूवमेंट होना। ठीक है, जैसे मान लीजिए रूस से अमेरिका, अमेरिका से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये कहीं ना कहीं गुड्स का मूवमेंट होना, टेक्नोलॉजी का मूवमेंट होना, आइडियाज का मूवमेंट होना, पीपल का एक जगह से दूसरा जगह मूवमेंट होना, आना जाना, तो ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं ना। तो ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, यही सभी ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि सर पास्ट में कैसे हो रहा है। ठीक है, पास्ट में कैसे हुआ, इसी चीज़ को हम लोग को सीखना है। आइए देखते हैं, तो पास्ट में कैसे हुआ ये समझिए थोड़ा सा। अब पास्ट का हम लोग देखते हैं, तो पास्ट में क्या था कि हमारे हिस्टोरियंस जो थे, तो हिस्टोरियंस को जो है पास्ट टाइम के बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले। एविडेंस का मतलब बहुत सारे ऐसे साक्ष्य सबूत मिले, जिससे ये पता चला ना कि उस समय लोग भी एक दूसरे से कनेक्टेड थे, एक दूसरे से लिंक थे। ठीक है, उस समय भी लोग ट्रेडिंग करके एक दूसरे से थे। तो उसी में से मिला, तो हम लोगों को बहुत सारे जगहों पर हमारे इतिहासकारों को कौड़ी मिला। कौड़ी मतलब करेंसी के रूप में यूज किया जाता था। कौड़ी का मतलब जैसे समुद्र के किनारे जो सी सेल पाया जाता है ना, समुद्री जीव के जो सेल होते हैं, छिलके होते हैं बॉडी, तो उन सभी उसी को कौड़ी बोला जाता है। तो कौड़ी एक जगह दूसरे जगह मिला, तो हम लोग को पता चला कि ये लोग भी कहीं ना कहीं दूसरे देश में जाते थे, वहाँ मिला कौड़ी। तो हम लोग देखे, अरे यार जो चीज़ यहाँ यूज किया जाता था ना, वहाँ पर वो भी प्रयोग किया जा रहा। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये लोग भी कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करते थे, एक दूसरे से लिंक थे। और उसी लिंक करते समय ना इन लोग को सबसे अच्छा क्या मिला, एक सिल्क रूट मिला। ठीक है, सिल्क रूट। अब देखिए सिल्क रूट बहुत सारे मिले। अब ये सिल्क रूट क्या था, तो देयर आर सेवरल सिल्क रूट्स ओवर लैंड एंड बाई सी knitting together vast regions of Asia and linking Asia with Europe and Northern Africa. Famous Chinese silk cargo used to travel through these routes. देखिए हमारे इतिहासकारों को ना बहुत सारे सिल्क रूट मिला। तो सिल्क रूट में क्या था, तो ये सिल्क रूट आप देख सकते हैं, सिल्क रूट क्या कर रहा है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये तीनों को जोड़ रहा था। मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे देखिए सन 1492, 1492
1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका से यूरोप, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए आपका अमेरिका, ये आपका दक्षिण अमेरिका, ये आपका यूरोप और इसी में सटा हुआ एशिया और इधर ये ऑस्ट्रेलिया, अब बीच में ये इक्वेटर पर हो जाएगा क्या, साउथ अफ्रीका। तो उस समय क्रिस्टोफर कोलंबस, ये जो अमेरिका आप देख रहे हैं, इस अमेरिका कह रहे हैं, ये यूरोप जो आप देख रहे हैं ये यूरोप है, तो यूरोप से जो है ये अमेरिका का रास्ता खोजे, कौन, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने रास्ता खोला, अब इस रास्ता से आना जाना यूरोप का संपर्क हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक जो एशिया चाइना वाइना देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आकर यहाँ सेलिंग करते थे। तो चाइनीज जिन रास्तों से प्रयोग करके, समुद्री रास्तों से, लैंड के रास्तों से, यहाँ देख रहे हैं ना आप, ये देख रहे हैं कैसे रास्ता गया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रास्ता गया, यहाँ देखिए एक रास्ता जा रहा है, ये रास्ता किस तरह से ये चाइना को लिंक कर रहा है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं ये इजिप्ट है और ये अरबिया है, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये स्वेज कैनल यहीं पर है, ठीक है। चलिए खैर वहाँ पर नहीं बताएंगे, स्वेज कैनल मेडिटेरियन सी है, स्वेज कैनल, ये आपका जो आप देख रहे हैं। तो आपको ये एरिया, आपको ये देख रहे हैं ना कि कैसे सिल्क रूट कैसे जुड़ रहा है, तो ये सिल्क रूट आप देख रहे हैं कैसे, तो आपको ये लैंड पर भी दिखाई दे रहा है कि सर इन लोगों ने ज़मीन पर भी एक रास्ता बना लिया था और समुद्री मार्ग से भी ये लोग आना जाना कर रहे थे। देखिए कैसे जोड़ रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं ना, तो ये लोग ऐसे कर रहे थे और इसी रास्तों के माध्यम से ये लोग व्यापार करते थे कि बहुत सारे चाइनीज जो व्यापारी थे, वो चाइनीज़ व्यापारी अपना सिल्क लेकर, ठीक है, यूरोपियन कंट्री में बेचने जाते थे। देखिए रास्ता से गए, लैंडलाइन से, और ये जो है समुद्री मार्गों से भी आप देख सकते हैं ये लोग यूरोप को ऐसे टच करते थे। देखिए यहाँ से ना ब्लू वाला, ये यूरोप को टच करते थे। तो इसका मतलब ये था कि इन्हीं माध्यम के रास्तों के माध्यम से ये सिल्क बेचते थे, मतलब भारत से जो है कॉटन बेचे जाते थे, यही नहीं यहाँ तक कि मसाले जाते थे। उधर यूरोप में जाते थे ना, तो यूरोप में ये लोग सेल करते थे और वहाँ से सोना चांदी ये लोग एशिया में लाते थे, ठीक है। ये लोग देखिए इधर व्यवसाय करते थे। तो इस रास्तों से जो सिल्क का, बर्तन का, ये सब लोग खरीद बेच जो कर रहे थे एक देश से दूसरे देश, तो ये सिल्क के खेत मतलब बेचने के वजह से ये रास्ते का नाम क्या बन गया, सिल्क रूट पड़ गया, ठीक है, सिल्क रूट। इसी सिल्क रूट से ये खेत मतलब बेच क्रय विक्रय करते थे, ठीक है, सिल्क रूट से, ठीक है। और यह रास्ता जो है यूरोप को, देखिए अफ्रीका, नॉर्थन अफ्रीका या यूरोप और एशिया, ये तीनों को ये रास्ते जोड़ते थे, ठीक है। समय बीता गया, बीतने के साथ साथ जो है आगे सन 1492 में 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूरोप से अमेरिका का रास्ता खोजा। तो अमेरिका का रास्ता खोज दिया तो लोग अमेरिका से भी संपर्क हो गए। तो पहले हम लोगों को कुछ नहीं पता था, अमेरिका में जितना एग्रीकल्चर फूड का प्रोडक्शन होता था ना, उतना दुनिया वालों को किसी को नहीं पता था। लेकिन जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने वह समुद्री मार्ग खोज दिया, जिस यूरोप से आप अमेरिका, जैसे हमने यहाँ बताया ना आपको कि ये ग्लोब है, अब ये समझ लीजिए आपका यूरोप है और ये अमेरिका। तो यहाँ से क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो रास्ता समुद्री मार्ग खोज दिया ना, तो यहाँ से लोग आना जाना शुरू कर दिए और लोग यहाँ से फूड यहाँ पर लेना शुरू कर दिए। तो मतलब ट्रेडिंग किया ना, तो ट्रेडिंग के साथ साथ जो है क्या शुरू हो गया, फूड भी ट्रैवल शुरू कर दिया, फूड भी ट्रैवल करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो फूड ट्रैवल जैसे स्पाघेटी पोटैटो, वही स्पाघेटी मतलब नूडल्स, ठीक है, नूडल्स आज जो इतना लोकप्रिय बन गया नूडल्स, वही, ठीक है। तो ये फूड भी ट्रैवल किया कि नूडल्स ट्रैवल वेस्ट, बोला ट्रैवल्स वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पाघेटी, सबसे लोकप्रिय ये बन गया, ठीक है, ठीक है, सबसे लोकप्रिय बन गया। अब यहाँ पर ये समझिएगा, तो नूडल्स इसने चाइना से, देखिए नूडल्स कहाँ से आया, चाइना से। पास्ता क्या हुआ, सऊदी अरब से। तो सऊदी अरबिया के लोग जहाँ जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ही सोच सकते हैं कि सर अगर कोई व्यापारी व्यापार करने कहीं दूसरे देश में जा रहा है, अब सऊदी अरब से भारत आएगा, तो भारत आएगा, चाहे चाइना वाले सऊदी अरबिया जाएंगे चाहे भारत आएंगे, तो व्यापार करने आएंगे तो अपने साथ भोजन लेकर आएंगे, ऐसा खाली पेट तो आएंगे नहीं, तो अपने साथ वो भोजन भी लाते थे। अब वही भोजन लाते थे ना, तो यहाँ पर लोग उसको यूज करने लगे, ठीक है, यूज करने लगे, और इसकी वजह से वो लोकप्रिय हो गया। भोजन भी ट्रैवल किया, कल्चर भी ट्रैवल किया। कल्चर ट्रैवल का मतलब बहुत सारे क्रिश्चियन मैरिजनरीज, बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, वो लोग अपने धर्म प्रचार के लिए आना जाना करना शुरू कर दिए। सोचिए कि मतलब आपको कहानी में समझना है कि सर ये दुनिया पहले कैसे अलग अलग थी, लेकिन ट्रेड करने के माध्यम से एक जगह से आते जाते कैसे दोनों से ग्लोबलाइज होते जा रहे हैं।
और साथ ही साथ व्यवसाय के साथ साथ कल्चर भी आ रहा है। वो लोग इधर आए तो अपना कल्चर लेकर आए, वो लोग अपना रिलीजियस प्रचार करने आ गए, आए तो फूड भी लेकर आए तो बीमारी भी लेकर आए तो लालच बढ़ा तो एक दूसरे को कब्जा भी करने शुरू कर दिए। ठीक है, फिर आगे जाकर कैसे हुए मैं बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए होने शुरू हो गए। फिर मैंने बताया कि 1492 में जिस क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूरोप से अमेरिका का रास्ता खोज दिया, तो अमेरिका में इतने फूड प्रोडक्शन होते थे, इतना एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन होते थे कि दुनिया को तनिक भी पता नहीं था। लेकिन जब रास्ता खुल गया ना तो बहुत से लोग ना उस फूडों से परिचित हुए यूरोप, और यूरोप से आने जाने की वजह से एशिया वाले, फिर अफ्रीका वाले, फिर ऑस्ट्रेलिया वाले, इन सभी को उन चीज़ों से पता होने शुरू हो गया। अब उन लोगों ने भी फूड प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत तेज़ी से फूड प्रोडक्शन करना कर दिया। जैसे कॉमन फूड से पोटैटो हुआ, सोया हुआ, ग्राउंडनट्स हुआ, मेज हुआ, टोमेटो हुआ, चिली हुआ, स्वीट पोटैटो हुआ। ठीक है, ये सभी यूरोप में होते थे। देखिए बोला कि इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर अमेरिका, है ना। अमेरिका डिस्कवर क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका खोज के बाद एशिया और यूरोप में हाई जाकर फूड का पता चला। मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन या फिर पोटैटो, टोमेटो, चिली, ये सब क्रिस्टोफर कोलंबस की देन थी कि उसने रास्ता खोजा। यूरोप वालों को भी पता चल गया कि आलू और सोयाबीन, टोमेटो, चिली ये सब बहुत अच्छा फूड है। उन लोगों ने भी प्रोडक्शन करना, यूरोप वालों ने भी प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, यूरोप वालों ने भी प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। यूरोप का देखा देखी दूसरे वालों ने भी, एशिया वालों ने भी किया, अफ्रीका वाले भी करने शुरू कर दिया, ऑस्ट्रेलिया वाले ने भी। इन्हीं को देखकर पोटैटो का इतना तेज डिमांड बढ़ाना, इतना तेज डिमांड बढ़ा, किसी को देखकर आयरलैंड के लोगों ने क्या कर दिया था कि आयरलैंड के लोगों ने बहुत तेज़ी से आलू का उत्पादन करना शुरू कर दिया। आलू का इतना तेज़ी से उत्पादन है कि सब लोग अपने खेत में आलू का ही उत्पादन करना शुरू कर दिया। सब लोग डिपेंड हो गए आलू पर। लेकिन आलू पर जब सबसे ज़्यादा डिपेंड हो गए तो एक दिन आलू में बीमारी फैला और बहुत सारा आलू क्षति हो गया, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो है भूखमरी से, गरीबी से, बेरोजगारी से मरे थे आयरलैंड में। ठीक है, तो इतना भी हम लोग को नहीं हो जाना चाहिए। चलिए आइए अब देखिए, जब जो है दुनिया सर सिल्क रूट के माध्यम से, क्रिस्टोफर कोलंबस के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें ग्लोबलाइज होने लगी, और ग्लोबलाइज होते होते इन लोगों ने फूड ट्रैवल करने शुरू कर दिया। सर इसके आगे क्या हुआ? तो देखिए इसके आगे क्या होता है, आइए इसके आगे दिखाते हैं। अब इसके आगे देख सकते हैं, अब इसके आगे देखिए, इसके आगे आपको ये देखने को मिलेगा कि सर जिस तरह से इन लोगों ने सिल्क रूट के माध्यम से ना एक दूसरे के जगह पर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया ना, तो ट्रेडिंग के साथ साथ इन लोगों ने क्या कर दिया, देखिए सोचिए, ट्रेडिंग करने के साथ साथ इन लोगों ने फूड भी ट्रैवल किया, फूड भी सब लोग परिचित हो गए। और वाकई में दुनिया ग्लोबलाइज होती चली गई। लेकिन एक साइड में लालच भी बढ़ते चला गया। उस समय अमेरिका को देखा गया, अमेरिका सोना चांदी से भरा हुआ देश था। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए ग्लोब है आपका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और यहाँ पर अफ्रीका, और ये रहा यूरेशिया, ये रहा यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया। तो यहाँ पर लालच बढ़ते चला गया, और जब लालच बढ़ते चला गया ना, तो उस समय अमेरिका जो था, ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा चांदी था, चांदी, सिल्वर। ठीक है, अब इसको इतना धनवान देश देखकर यूरोप वालों को लालच बढ़ गई। आना जाना तो लगा ही था, तो लालच बढ़ गई, तो इन्होंने अमेरिका को कब्जा करने का कोशिश किया। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रीसियस मेटल्स फ्रॉम माइंस ऑफ पेरू एंड मैक्सिको इनहेंस्ड यूरोप ट्रेड विद एशिया। ठीक है, जो पेरू और मैक्सिको है ना, तो पेरू और मैक्सिको कहाँ है? अमेरिका का पास है। ठीक है, पेरू कोस्टन आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, पेरुवन कोस्ट क्लाइमेट में, तो पेरू और मैक्सिको अमेरिका में है। ठीक है, तो अमेरिका के पास जो पेरू और कोस्ट हैं, तो वैसी पेरू और कोस्ट में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रीसियस मेटल्स निकलते थे, जो इनहेंस्ड यूरोपियन ट्रेड विद एशिया। सोच लिए कि यूरोपियन ट्रेड जो है किसके साथ जुड़ा? एशिया के साथ। अब इसी में क्या हुआ कि लालच बढ़ा ना, तो इसी में यूरोपियन जो थे, तो यूरोपियन में जो स्पेनिश थे, स्पेनिश और पुर्तगालीज थे, इन लोगों के अंदर लालच बढ़ा ना, तो इन लोगों ने इसे कॉन्क्योर करने का प्लानिंग किया कि क्यों ना हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, बार बार थोड़ा थोड़ा कलेक्ट कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि उसको कर। सोचिए कैसे ग्लोबलाइज होते चले जा रहे हैं। ग्लोबलाइज होते के साथ अब एक दूसरे को कॉन्क्यूस्ट करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो कॉन्क्यूस्ट करने के लिए जो स्पेनिश कॉन्क्यूरर्स थे ना, उन लोगों ने जम्प्स ऑफ स्मॉल पॉक्स इन द कॉन्क्यूस्ट ऑफ अमेरिका।
अमेरिका को हथियाने के लिए इन लोगों ने क्या यूज किया, स्मॉल पॉक्स यूज किया। सोच लीजिए, स्मॉल पॉक्स यूज करके इन्होंने अमेरिका को कब्जा कर लिया, अमेरिका के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, मतलब सोचिए कैसे इन लोगों ने कन्क्यूस्ट किया। यही नहीं, अनटिल वेल इनटू द 18th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री। ठीक है, अब आ जाइए उधर, आप देख लिए कि कैसे कर रहे हैं। इधर क्या था कि 18वीं सेंचुरी तक चाइना और भारत दोनों दुनिया के सबसे धनवान देशों में, हमारा भारत वो भी एक धनवान देश था, चाइना भी एक धनवान रिचेस्ट कंट्री था। ठीक है, ये भी कहीं कम नहीं था। ये भी देख लीजिए, इसको भी आप कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि जो धनवान है तो उसको कब्जा किया जा रहा है, तो आपका कैसे छोड़ा जाएगा। लेकिन चाइना क्या था कि अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया 18th सेंचुरी के बाद ना, वो अपने आप को साइड में कर लिया, सबसे कट कर लिया था। ठीक है, लेकिन इंडिया तो बचा ही नहीं, आ गया था, ब्रिटेन आ गया था उस पर। अब देखिए इसके बाद, अब देखिए जिस तरह से आप देख सकते हैं ये चीज़ें जो ट्रेडिंग हो रही थी, ये ट्रेडिंग के साथ साथ अनटिल 18th सेंचुरी पॉवर्टी एंड हंगर वर कॉमन इन यूरोप। अब सोचिए एक साइड में हुआ क्या कि जो यूरोप से इतना तेज व्यापार हो रहा था, एक दूसरे को कन्क्यूस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो यूरोप के बहुत सारे कंट्री अगर चले जाइए ये पूरी तरह से मतलब गरीबी और भूखमरी से झेल रहे थे। कहिएगा सर कैसे? इस वजह से कि उस समय इतना तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ा 18th सेंचुरी में, अब पॉपुलेशन बढ़ा और फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ा, आई लोग फूड ग्रेन्स पर प्रोडक्शन में ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से बेरोजगारी तो बढ़ना तय था। अब बेरोजगारी बढ़ने का मतलब भूखमरी भी आना, क्योंकि फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कम था। यही सबसे ज़्यादा हम लोग को उस समय देखी गई। अब देखिए कैसे दुनिया आगे जा रही है। इसके बाद 19th सेंचुरी में क्या देखने को मिला, तो जिस तरह से भूखमरी देखी गई ना और बेरोजगारी, इसी बेरोजगारी के वजह से एक साइड में सोचिए अब ट्रेडिंग चल रहा है। आप समझिए थोड़ा सा, ये अमेरिका है और ये यूरोप है और ये एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, लेकिन उस समय हुआ क्या कि ट्रेडिंग जो कर रहे थे, तो ट्रेडिंग के साथ साथ, ठीक है, अब जो ट्रेडिंग कर रहे थे ना, ट्रेडिंग करने का मतलब क्या था, एक जगह से दूसरे जगह ट्रेडिंग करना आपने शुरू कर दिया। आप यूरोप के क्षेत्रों में, अमेरिका के क्षेत्रों में करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि एशिया के क्षेत्रों में आपने ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो ट्रेडिंग एक साइड में तो आप कर ही रहे थे। तो अब सोचिए जहाँ पर बेरोजगारी थी, भूखमरी थी, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लोग रोजगार करने के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे से जगह से माइग्रेट होंगे, माइग्रेट होना शुरू हो गए। इसी वजह से उस समय 18th सेंचुरी के समय, ठीक है, 19th सेंचुरी के समय हमारे इकोनॉमिस्ट को जो है 3 तरह का मोमेंट दिखाई दिया। पहला, द फर्स्ट इज द फ्लो ऑफ ट्रेड, मतलब बहुत तेजी से ट्रेड करना शुरू कर दिए लोग 19th सेंचुरी में। सेकेंड इज द फ्लो ऑफ लेबर, दूसरा लेबर लोग एक जगह से दूसरे जगह हुए। और तीसरा इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया था। ठीक है, कहिएगा सर कैसे? अब देखिए अब क्या था ना कि जिस तरह से अब क्या समझिए कि सर कैसे ये सब चीज़ें देखने को मिली। अब समझिएगा मेरी बात को, कैसे देखने को मिली। तो क्या हुआ था कि आप ही समझिए कि अब क्या था कि ब्रिटेन, समझिएगा ब्रिटेन में, ये जो यूरोप का क्षेत्र है ब्रिटेन में क्या हुआ 19th सेंचुरी के समय में कि 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, लास्ट 18th सेंचुरी, ग्रोथ इन द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड और डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन में बहुत तेजी से। अब कहानी समझिएगा सर कैसे ये सब चीज़ें हुई। अब समझिएगा ब्रिटेन में हुआ क्या कि ब्रिटेन में अचानक जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ते बढ़ रही थी, नज़र किसी का नहीं था। अब बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ गई तो फूड ग्रेन्स का डिमांड हुआ। और जब फूड ग्रेन्स का डिमांड हुआ ना, तो वहाँ के जो बड़े बड़े किसान थे, उन किसानों ने क्या किया कि किसानों ने गवर्नमेंट से डिमांड किया, ब्रिटेन सरकार से ये डिमांड किया कि प्लीज़ आप जो बाहरी अनाज आ रही है ना, उस पर बैन लगा दीजिए, उस पर पूरी तरह से बैन लगा दीजिए। अब इतना कहने पर गवर्नमेंट ने सुन ली, जो भी इंपोर्ट हो रहा था उस पर बैन लगा दिया। अब जे ही बैन लगा दिया ना, तो बाहरी अनाज ब्रिटेन में नहीं आ रहा था। अब किसान जो जितने बड़े बड़े किसान थे, वो लोग तो वाकई में फूड प्रोडक्शन किया, मोटा रकम कमा रहे थे। तो अनाज की कम प्रोडक्शन और जनसंख्या ज़्यादा, मतलब अनाज का दाम ज़्यादा बढ़ गया, प्राइजेस। गरीब लोग बेचारे नहीं खरीद पा रहे थे, गरीब लोग नहीं खा पा रहे थे, मर रहे थे पूरी तरह से। ठीक है, परेशान हो गए सभी गरीबों ने अपनी बात रखी। अब वो जो बैन लगाया गया ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्न लॉ। उसी को क्या बोलते हैं, कॉर्न लॉ। कि वेन द, मतलब कह सकते हैं कि जब इम्पोर्टेड गुड्स पर बैन लगा दिया गया, उसी को हम बोलते हैं कॉर्न लॉ। ये बैन लगा दिया गया पूरी तरह से। ठीक है, लेकिन जब इन लोगों ने डिमांड रखा ना, तो डिमांड रखने के बाद देखिएगा
डिमांड रखने के बाद सरकार ने कॉर्न लॉ हटा दी। और जो ही कॉर्न लॉ हटाई ना, जो ही कॉर्न लॉ हटाई, तुरंत अमेरिका वाले क्या किए, ब्रिटेन में अपना अनाज भेजना शुरू कर दिए। तुरंत यूरोप दे दीजिएगा, अन्य कंट्री ऑस्ट्रेलिया से जाना शुरू हो गया, दूसरे कंट्री अपना अनाज मतलब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए, ब्रिटेन में इंपोर्ट होना शुरू हो गया। जब ब्रिटेन में इंपोर्ट होना शुरू हो गया ना, तो ब्रिटेन में अनाज का डिमांड बड़ी तेज था। तब सोचिए कि सबको ये खबर मिल गया कि यूरोप में जो है क्या है, यूरोप में फूड ग्रेन्स का बहुत डिमांड है, वहाँ पर आप अपना बेच सकते हैं। मतलब प्रोडक्शन कीजिए, यूरोप में ले जाके बेच दीजिए, प्रोडक्शन कीजिए, यूरोप में बेच दीजिए, क्योंकि यूरोप में बहुत तेज डिमांड है। बहुत तेज़ी से लोग करना शुरू कर दिए। अब भूखमरी बेरोजगारी था ही, इधर डिमांड। अब इधर अमेरिका में क्या हुआ, देखिए सोचिए अब थोड़ा सा, इन लोगों ने फूड प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। ये ऑस्ट्रेलिया वाले भी, एशिया वाले भी, ये सब फूड प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। अफ्रीका वाले भी फूड प्रोडक्शन करके कहाँ, यूरोप में लगे बेचने सब। तो अब जहाँ काम हो रही है प्रोडक्शन का, तो आपको रोजगार चाहिए, तो उधर ही ना जाइएगा। इसीलिए उस समय फ्लो ऑफ लेबर दिखाई दिया, लोग बहुत एक जगह से दूसरे जगह गए, ठीक है। और लोग ट्रेड का भी बहुत तेज़ी से होना शुरू कर दिया, लोग ट्रेडिंग करना यूरोप में शुरू कर दिया था। फ्लो ऑफ ट्रेड भी हो गया आपका, रोजगार के चक्कर में लोग जहाँ प्रोडक्शन हो रही थी उधर जाना शुरू कर दिए, ठीक है। और जब देखे ना लोग कि उधर डिमांड है, तो लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दिए थे। समझ गए बात, मतलब देखिए कैसे लोग ट्रेडिंग और तेजी से करना शुरू कर दिया। 19वीं सेंचुरी तक तो आ गए कि सर 19वीं सेंचुरी तक समझ गए कि मतलब ये लोग ट्रेडिंग से कैसे एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं, और कैसे लेबर एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट हो रहे हैं। ये भी देखिए इसमें लिखे हैं, द इम्पोर्टेड फूड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली दैन इट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। जो कंट्री में जो है प्रोड्यूस थे, बोला कि उससे इम्पोर्टेड फूड ना बहुत सस्ता था, मतलब दूसरे कंट्री वाले इसमें ले जाकर बेचने लगे ना, तो सस्ता मिलने लगा। और वहाँ के जो किसान बेच रहे थे ना, महंगा था, क्योंकि कम प्रोडक्शन और डिमांड ज़्यादा था, तो महंगा मिलेगा ही। अगला, अब यहाँ पर देखिए, जब इस तरह सोने लगा ना, तो जब सब लोग ब्रिटेन की तरफ रुख किया, तो ब्रिटेन की रुख करने के बाद ब्रिटेन एक मार्केट बन गया, हब बन गया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ टुक प्लेस इन ब्रिटेन विच लेड टू द हायर इनकम्स मीनिंग मोर फूड इम्पोर्ट्स। देख लीजिए, समझ गया ना कि कैसे इंपोर्ट्स, उधर फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर, इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ कि ब्रिटेन में जब डिमांड बहुत तेजी से होने लगा ना, तो लोग वहाँ इंडस्ट्री भी खड़ा करना शुरू कर दिए। इंडस्ट्री करना शुरू कर दिया, तो सब लोग उधर इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दिया। और उस समय यूरोप का ब्रिटेन जो है एक हब बन गया, मार्केट बन गया। उस समय 19वीं सेंचुरी में ये पूरी तरह से हब मार्केट बन गया। यही नहीं, आगे देखिए, इट वाज द ट्रांसपोर्ट, यहाँ तक कि उसको पहुँचाने के लिए रेलवे लाइन और शिप्स का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लिए, प्रोडक्ट सच एज कॉटन, रबर, कोल, ये सभी ऐसे किए जाने लगे। मतलब उस समय तक ये लोग जो है पूरी तरह से ट्रेड करना शुरू कर दिए थे। अब देखिए, अब जब ब्रिटेन में करना शुरू कर दिए, अब क्या होता है, अब ब्रिटेन में, अब एक चीज़ कहानी समझिए, ब्रिटेन में ट्रेडिंग के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी ने अच्छा रोल प्ले किया। क्या टेक्नोलॉजी किया कि अमेरिका जो है, अब देखिए अमेरिका और ये यूरोप, ये दो चीज़ें सोचिएगा। देखिए यहाँ पढ़ लीजिए, द रेलवे सिस्टम, शिप्स, टेलीग्राफ्स वर इम्पोर्टेंट इन्वेंशन दैट ट्रांसफॉर्म 19वीं सेंचुरी वर्ल्ड। After the introduction of new technology, namely refrigerators, ships, animals were slaughtered for food at the starting point, then transport to Europe as frozen meat। मतलब समझिए, अमेरिका से, अगर देखिए अमेरिका से जो शिप्स था ना, मीट्स, तो मीट्स जो है जहाज से, शिप से जिंदे भेजे जाते, लाइव जिंदा भेजा जाता था यूरोप के मार्केट में। यूरोप के मार्केट में जिंदा भेजा जाता था, लेकिन बहुत सारे भेड़ जो है रास्ते में ही बीमार हो जाते थे, कुछ लोग मर जाते थे, बड़ा घाटा लग जाता था, लॉस हो जाता था। लेकिन तब तक से टेक्नोलॉजी आया, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, देखिएगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि मतलब जहाज़ों पर रेफ्रिजरेटर रखा गया, रेफ्रिजरेटर शिप्स, उसमें क्या कर दिया गया कि जो भेड़ थे उनका मीट पूरा बनाकर पूरे रेफ्रिजरेटर में पैक कर दिया जाता था। मतलब ये था कि सर इस समय मतलब माल भी ज़्यादा चल जाता था, मीट भी ज़्यादा चल जाता था, ठीक है, और क्षति भी नहीं पहुंचती थी, ठीक है। और टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर देखा जाए, देखिए फ्रोजन मीट दिया ना, एज अ फ्रोजन मीट, ये बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू कर दिए। मतलब अगर कहा जाए कि टेक्नोलॉजी आया ना, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रेड तो और आग लगा दिया यूरोप में।
और भी ट्रेडिंग बहुत तेज़ी से पकड़ ली, यूरोप के साथ एशिया में, ठीक है। और तेज़ी से जब ट्रेडिंग होना शुरू कर दिया ना, तो दुनिया पूरी तरह से 19वीं सेंचुरी आते आते पूरी तरह से और ग्लोबलाइज्ड हो गई, एक दूसरे के करीब हो गई, एक दूसरे से ट्रेड करना शुरू कर दिया, व्यापार व्यवसाय करना शुरू कर दिया, ठीक है, खुद को डेवलप करना शुरू कर दिया। इसके आगे देखते हैं।